नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में समूह गौ की भर्तियों के लिए अब होगी संयुक्त पात्रता परीक्षा। आईएफएस किशन चंद की सेहत बिगड़ी, एम्स में भर्ती। बंद दरोगा की लिखित परीक्षा में फिर से हुई पास तो फिजिकल टेस्ट में छूट। नए साल में समान नागरिक संहिता को करेंगे लागू, धामी। विधानसभा के निलंबित सचिव मुकेश सिंघल 2 रैंक रिवर्ट। नैनीताल में हजारों ने शुरू किया नया साल। 7 जनवरी तक रेलवे भूमि खाली करें अतिक्रमणकारी। हल्द्वानी कहीं नहीं शिफ्ट होगा सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भवन किराए न मिलने पर किया प्रदर्शन। गौला खनन जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकता है। लाल कुआं गौ क्रांति मंच ने नगर में निकाली कलश यात्रा। लिगामेंट इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं ऋषभ पंत। उत्तरकाशी के जंगलों में मिला पाकिस्तान का बैनर, अलर्ट। स्वदेश दर्शन में 140 करोड़ मंजूर। अंकिता को न्याय दिलाने को प्रदर्शन। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने किया बाईपास का लोकार्पण। देहरादून समूह गौ की भर्तियों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब कॉमन पात्रता परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करेगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में पास होने के बाद ही आवेदक मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती खबरों सामने आने के बाद से आयोग ने ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। अब पिछले विवादों को पीछे छोड़ते हुए आयोग साल 2023 में नई भर्तियों की तैयारी कर रहा है। आयोग पहले ही शासन के पास नई भर्ती की चरणों में नई भर्ती परीक्षा 2 चरणों में कराने का प्रस्ताव भेज चुका है। पहले समान योग्यता वाले पदों के लिए प्री और मेंस परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन इसमें आयोग को ज़्यादा परीक्षा करानी पड़ रही थी, जिसमें परीक्षा खर्च कई गुना बढ़ रहा था। इसके बजाय अब आयोग प्री के तौर पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों के लिए अलग अलग पात्रता परीक्षा कराएगा। इस तरह प्री के तौर पर साल में 2 से ही काम चल जाएगा। मुख्य परीक्षा पर होगा फोकस। आयोग को उम्मीद है कि कॉमन पात्रता परीक्षा की मुख्य परीक्षा पर दबाव काफी कम हो जाएगा। इस तरह कम अभ्यर्थी वाले मुख्य परीक्षा की निगरानी ज्यादा बेहतर हो सकेगी। साथ ही पेपर खरीद की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि आयोग जनवरी में अपना भर्ती कैलेंडर जारी कर देगा। तब तक परीक्षा प्रणाली संबंधी बदलाव भी आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगे। इसके बाद भविष्य में परीक्षाएं इसी प्रणाली से आयोजित होंगी। बंद दरोगा नकल के आरोप में बंद दरोगा लिखित परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पहली परीक्षा की मेरिट में शामिल युवाओं को बड़ी राहत दी है। ऐसे युवा यदि दोबारा लिखित में पास होते हैं तो उन्हें फिजिकल परीक्षा नहीं देनी होगी। यूके SSSC ने शुक्रवार को ही बंद दरोगा स्नातक स्तरीय और सचिवालय सुरक्षा के लिए पूर्व में आयोजित परीक्षा को निरस्त कर दिया। इसमें बंद दरोगा के लिए पूर्व में फिजिकल परीक्षा भी हो चुकी है, जिसमें पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर और महिलाओं के लिए 15 किलोमीटर पैदल चाल का नियम तय था। चयनित अभ्यर्थियों का विरोध इस बात को लेकर था कि शारीरिक तौर पर परीक्षा पर कोई विवाद नहीं था, अब उन्हें दोबारा शारीरिक परीक्षा देनी होगी। इस बीच कई महिला अभ्यर्थियों को शादी हो चुकी है। इस बीच पारिवारिक जिम्मेदारियों से बच चुके हैं, इस कारण उनके लिए फिर इतना शारीरिक श्रम मुश्किल होगा। इस पर विचार करते हुए आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने स्पष्ट किया कि निरस्त की गई परीक्षाओं को मेरिट में शामिल कोई युवा यदि दोबारा आयोजित होने जा रही लिखित परीक्षा में पास होता है तो उसे शारीरिक परीक्षा नहीं देनी होगी। इस बार शारीरिक परीक्षा सिर्फ उन्हीं के लिए आयोजित होगी जो मेरिट लिस्ट में पहली बार शामिल होंगे। नैनीताल पुराने साल को अलविदा, नव वर्ष साल के स्वागत को लेकर हजारों की तादाद में पर्यटक नैनीताल पहुंचे। दौरान ठीक रात्रि 12 बजे शहर में लाइट बंद करा हजारों सैलानियों ने नए साल की शुरुआत की, जिसमें पहले सरोवर नगरी में म्यूजिक पर सैलानी खूब झूमे। इस दौरान कारपोरेट होटलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न कलरफुल थीम पर आधारित कार्यक्रम में देश के विभिन्न स्थानों के सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया। यहीं प्रशासन की व्यवस्था पर होटल एसोसिएशन ने नाराजगी व्यक्त की। होटल एसोसिएशन अध्यक्ष दिग्विजय सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रशासन की ओर से पर्यटकों को अनावश्यक रूसी बाईपास में रोका गया था। कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के बजाय प्रशासन ने प्रभावित किया है। नैनीताल में जगह होने के बावजूद सैलानियों को अन्य भेजना ठीक नहीं था। हल्द्वानी रेलवे भूमि में अतिक्रमण 7 जनवरी तक
करना होगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने शनिवार को भूमि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। सामान्य समाचार पत्रों के रविवार के अंक में सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रशासन तिथि से 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण के दायरे में आ रहे लोगों ने जगह खाली करने को कहा गया है। तय मियाद के भीतर स्थान खाली न करने पर निर्माण ध्वस्त करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही इस कार्रवाई में होने वाले खर्च की वसूली संबंधित व्यक्तियों से करने की बात कही गई है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रबंधन इज्जतनगर मंडल के राज्य संपदा अधिकारी प्रथम ने हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले में सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद प्रभावितों के धड़कनें बढ़ गई हैं। यहाँ नोटिस प्रकाशन तिथि 1 जनवरी है। ऐसे में संबंधित अतिक्रमण क्षेत्र के दायरे में आ रहे लोगों को 7 जनवरी तक अपना घर खाली करना होगा। दरअसल रेलवे भूमि प्रकरण में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रशासन आदेशों के क्रम में कार्रवाई को लेकर लगातार योजना तैयार कर रही है। इस अतिक्रमण के दायरे में करीब 78 एकड़ जमीन में 4365 मकान आ रहे हैं। सीआरपीएफ डीआईजी सतीश कुमार लिंडा ने ग्रुप केंद्र के अन्यत्र शिफ्ट होने के अटकलें को महज अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि ग्रुप केंद्र अपनी भूमि पर बना रहेगा, इसके अन्यत्र शिफ्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शनिवार को डीआईजी ने प्रेस वार्ता की। ग्रुप केंद्र के शिफ्ट होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व लोगों के बीच इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। कुछ लोगों का मानना था कि ग्रुप केंद्र की भूमि पर हाईकोर्ट का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि ग्रुप केंद्र कहीं शिफ्ट नहीं होना है। केंद्र के शिफ्ट होने की खबर महज अफवाह है। वन बुलफ्रा मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 2 जनवरी तक रैपिड एक्शन फोर्स की 6 कंपनी हल्द्वानी पहुंच जाएंगी। इनके रहने की व्यवस्था प्रशासन को करनी है। कहा कि सीआरपीएफ स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर कार्य करते हैं। सीआरपीएफ लोगों के बीच फैले क्राइम को खत्म करने और चुनौतीपूर्ण आयोजन को सकुशल संचालित करने के लिए जानी जाती है। यहाँ में डीएसपी दिलवर सिंह, डीसी यादव, डॉक्टर राजल आशिया आदि मौजूद रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 2 साल से भवन किराए नहीं दिए जाने प्रदर्शन किया। शनिवार को ब्लॉक मुख्यालय परिसर में स्थित महिला एवं बाल विकास के कार्यालय में ज्ञापन सभा में कार्यकर्ताओं ने कहा कि भवन किराए नहीं दिए जाने से मकान मालिक ताला लगा रहे हैं, जिससे काम करना मुश्किल हो रहा है। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार विभाग के कार्यालय के संपर्क में कई बार निर्देशालय में जा रहे सूचित कर दिया गया है। इस बार हर बार झूठे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। कहा कि जल्द समाधान नहीं होने पर सोमवार से केंद्र खुली जगहों में संचालित किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका, मिनी कर्मचारी संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष हेमा लोहनी ने कहा कि किराया न मिलने के कारण भवन मालिक प्रताड़ित कर रहे हैं। पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच ने रैली की तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को पूर्व विधायक नारायण पाल ने रैली में आने के लिए लोगों को जागरूक करने को प्रचार टीम को रवाना किया। पूर्व विधायक ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं की संपत्ति पर कब्जा करने की लगातार कोशिश की जा रही है, इसे लेकर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संस्थापक सदस्य हुकुम सिंह कुंवर ने कहा कि मेले में व्यवधान डालने की कोशिश की जा रही है। संस्था के सदस्यों में कोई आपसी विवाद नहीं है, फिर भी भारी लोग के कहने पर रिसीवर को नियुक्त किया गया। अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि पर्वतीय समाज इसके खिलाफ 2 दिसंबर को रैली करने जा रहा है। गोला खनन कुमाऊं की प्रमुख नदियों में जनवरी के पहले हफ्ते से खनन शुरू होने की संभावना है। देहरादून में 2 जनवरी को होने वाली बैठक के बाद इसमें निर्णय होना है। बैठक में प्रशासन और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ डंपर संचालक व स्टोन क्रेशर मालिक भी मौजूद रहेंगे। 1 अक्टूबर को खनन के लिए खुलने वाली गोला दिसंबर में खान शुरू नहीं हो पाई। एक राज्य एक रॉयल्टी की मांग कर रहे खनन कारोबारियों ने खनन करने से इनकार और गोला गेट में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच गोला खनन संघर्ष समिति के तहत एकजुट कुछ खनन कारोबारी मामले को मुख्यमंत्री के सामने तक उठा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच निगम सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद शीर्ष अधिकारियों के मामले में बैठक हुई, जिसके बाद अपर सचिव लक्ष्मण सिंह ने नैनीताल व यूएस नगर के जिलाधिकारी भूतत्व एवं खनिज इकाई उत्तराखंड के निर्देशक व उत्तराखंड वन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कुमाऊं क्षेत्र को 2 जनवरी को 12 बजे देहरादून सचिवालय पहुंचने को कहा है, ताकि कुमाऊं की प्रमुख नदियां गोला, नंदौर, कोसी, दापका में खनन को लेकर आ रही कठिनाई को दूर किया जा सके। हल्द्वानी गौक्रांति मंच ने रामकथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली। यात्रा पीली कोठी से शुरू होकर चित्रशिला घाट रानीबाग तक गई। इस दौरान कुमाऊं लोक की संस्कृति परिधान आकर्षण का केंद्र है। सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई। पूजा अर्चना पंडित खजानचंद ने संपन्न कराई। बताया कि आज रविवार से कथा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा में विकास पाटनी, विशंबर दयाल पांडे, गीता पांडे, पुष्पा पाठक, मंजू शर्मा, दीपा रौतेला, लोकपाल देव, महेंद्र जोशी, रमा चंपा जोशी, बीना सुयाल आदि मौजूद रहे।
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि नए साल में प्रदेश के मुद्दों पर सड़क से सदन तक सरकार को घेरेंगे। प्रदेश सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अब विधानसभा में विपक्षी जनता के सवालों का जवाब और हिसाब लेने के लिए सरकार को मजबूर कर गया। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्षी का काम सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना है, साथ ही राज्य के विकास में रचनात्मक सहयोग से ही राज्य आगे बढ़ेगा। शनिवार को मीडिया में जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा कि सत्ता पक्ष को निष्पक्षता से काम करने के लिए साथ पक्ष के माध्यम से उठाए गए जनता के सवालों को भी जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए। कहा कि कांग्रेस को जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया। जनता के हितों की निगरानी की जो जिम्मेदारी विपक्ष के पास स्वाभाविक रूप से आ सकती है, पार्टी इस भूमिका का पूरी ताकत और सामर्थ्य के साथ निर्वहन कर रही है। देहरादून दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA के निदेशक श्याम सुंदर शर्मा शनिवार को दून पहुंचे। उन्होंने घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत का हाल पूछा। पंत की मां डॉक्टरों से भी बात की। इसके बाद मीडिया से मुखातिब शर्मा ने बताया कि डॉक्टरों ने पंत के माथे पर लगी कट की सर्जरी की है। 4 डॉक्टरों का पैनल इलाज कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंत को एयरलिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है और ना ही इसकी अभी जरूरत है, पर लिगामेंट के इलाज के लिए ऋषभ पंत को बाद में शिफ्ट किया जाएगा। मैक्स अस्पताल के सूत्रों ने भी पंत को देहरादून से शिफ्ट किए जाने से फिलहाल इनकार किया है। इस दौरान CAU सचिव मोहिम वर्मा, सदस्य अमित कपूर भी मौजूद है। उधर अस्पताल सूत्रों के मुताबिक पंत को प्री प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत इस समय बाल बचे जब उनकी लग्जरी कार ने शुक्रवार को तड़के रुड़की में दिल्ली दून हाईवे पर सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद आग पकड़ ली थी। पंत अपनी मां को सरप्राइज करने रुड़की जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि पंत को सिर, पीठ और पैरों में चोट आई है। पंत ने अब तक 33 टेस्ट मैचों में 5 शतक और 11 अर्धशतक समेत 2271 रन बनाए। उन्होंने 30 वनडे और 66 T20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उधर अस्पताल में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन में पुलिस अलर्ट है। डीएम सोनी और SSP दिलीप कुमार कौर भी शनिवार को यहां पहुंचे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को स्वदेश दर्शन योजना के तहत 140 करोड़ का तोहफा दिया है। स्वदेश दर्शन योजना को ये बजट मंजूर किया गया। इस बजट से पिथौरागढ़ और चंपावत में पर्यटन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि केंद्र ने स्वदेश दर्शन योजना 2.2 के तहत स्वीकृत 140 करोड़ के बजट में पहले चरण में 70 करोड़ से पिथौरागढ़ में काम होगा। वहीं आदि कैलाश गुंजी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ साथ मैनेजमेंट प्लान तैयार होगा। बॉर्डर टूरिस्ट को बढ़ावा देने के साथ साथ खालिया टॉप में स्कीइंग, पंचाचूली पीक, बिरथी वाटरफॉल सहित मुंशियारी, मदकोट, जौलजीबी, पाताल भून से पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। चंपावत में 70 करोड़ के बजट कल्चर और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की सुविधाएं विकसित होंगी। इसको लेकर कवायद चल रही है। उत्तरकाशी जिले के चिन्याली शौंड के जंगलों में पाकिस्तान का एक बैनर मिलने से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई है। जिला पुलिस ने इसकी सूचना IB को दी है। वहीं DGP ने इसमें जांच के निर्देश दिए। SSP उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने चिन्याली शौंड के तुलियाला के जंगलों में बैनर मिलने की जानकारी IB को दी। उनके निर्देश पर स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। आखिर यह बैनर कहां से आया? जंगलों में पहले यह बैनर स्थानीय लोगों ने देखा जिसमें उर्दू में कुछ लिखा था। बैनर के पीछे अंग्रेजी में लाहौर वार एसोसिएशन लिखा हुआ था। इसके बगल में पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ था। यह बैनर वहां झाड़ी में पड़ा था जिसके साथ कुछ गुब्बारे भी थे। शनिवार को महिला कांग्रेस चौकी सैंड ब्लॉक में ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भैरव खाल मंदिर परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार इस मामले में VIP को बचाने का प्रयास कर रही है। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच पर सवाल उठ रहे हैं। कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आम जनमानस में रोष व्याप्त है। चाकीसैंड महिला कांग्रेस की अगुवाई में थैलीसैंड के राठ क्षेत्र में कांग्रेस ने एक वक्त में अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों को फांसी देने की मांग उठाई। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा कि इस प्रकरण में सरकार का रवैया VIP को बचाने का लग रहा है, जिसके कारण आम लोगों में भी रोष है। गोदियाल ने मांग की इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और VIP का नाम बताया जाए।